तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। लंबे वक्त के बाद मुझे याद है कि करीब हफ्ता भर हो गया, लास्ट मंडे आपको आखिरी कहानी सुनाई थी और आज फिर मंडे है। ट्यूसडे से मैं गैर हाजिर था और ट्यूसडे से मैं आया नहीं दफ्तर, और उसकी एक वजह थी, फैमिली में तबीयत ठीक नहीं थी और देखभाल भी करनी थी, तीमारदारी करनी थी। तो उस वजह से उस वक्त मुझे वहाँ रहना ज़रूरी था और यही वजह है कि कहानी नहीं सुना पाया। आप लोगों के तमाम मेल भी देखे, आप लोगों की चिंताएं भी देखी। कई लोगों ने कहा मंडे को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, हालांकि उस दिन वाकई मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मंडे रात से बिल्कुल ठीक था। तो बाकी अब सब ठीक है, जो बीमार थे वो भी ठीक हो गए और तमाम आप लोगों की दुआएं, शुक्रिया आप लोगों के इस मोहब्बत के लिए भी। अब वही सिलसिला शुरू करते हैं एक हफ्ते के बाद, आज की कहानी, और सीधे कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी पे मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर कोई फिल्म बने या OTT पे कोई सीरीज़ बन जाए तो फिर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ है। अजीब से उतार चढ़ाव है, पेचोखम है, साजिश है, दिमाग है, आइडिया है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स सबसे ख़तरनाक है। कहानी शुरू होती है मैसूर के पास एक जगह है जिसका नाम है मांड्या। 8 जून, यही अभी 2 महीने पहले की बात है, इत्तेफाक से आज 8 अगस्त है, तो ठीक 2 महीने पहले 8 जून को मांड्या इलाके में एक तालाब के किनारे एक लाश मिलती है। कोई राहगीर गुजर रहा था, उस लाश पे नज़र पड़ती है, वो चीख पड़ता है क्योंकि लाश की हालत ऐसी थी। लाश आधी थी, कमर का निचला हिस्सा था, दोनों पैर थे, लेकिन ऊपरी हिस्सा नहीं दिखाई दिया उसे। वो बदआवाज़ भागता है और जाकर किसी के ज़रिए पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, पुलिस आती है, पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है, आसपास में ढूंढती है कि शायद लाश का बाकी हिस्सा मिल जाए, पर मिलता नहीं है। इसी दौरान में कुछ घंटे बीतते हैं और जिस नदी के किनारे से ये आधी अधूरी लाश मिली, वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर, इसी मांड्या इलाके में, मैसूर के इस पूरे एरिया में 25 किलोमीटर दूर एक और तालाब के किनारे एक और लाश मिलती है। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस को लगता है कि शायद इस अधूरी लाश का बाकी हिस्सा उस जगह बरामद हुआ है। अब वो थाना किसी और जुरिस्डिक्शन में पड़ता था। यहाँ से पुलिस वहाँ जाती है उस लाश के बारे में जानकारी हासिल करने, लेकिन वहाँ जाती है तो पुलिस और हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ से भी लाश अधूरी मिली थी और सेम उसी हालत में जैसे पहली लाश मिली थी, यानी कमर के निचले हिस्से तो सारे मिले थे, ऊपरी हिस्सा गायब था, यानी कि सर गायब है दोनों लाशों के। अब उन दोनों लाशों को देखकर आधी अधूरी ये तो तय है कि ये 2 अलग अलग लाशें हैं और दोनों महिलाओं की लाशें हैं, क्योंकि उस लाश की बनावट और बाकी चीज़ों से ये साफ हो गया था। अब 25 किलोमीटर के दायरे में कर्नाटक के इस मैसूर के पास मांड्या इलाके में 2 लाशें, 2 महिलाओं की, और दोनों आधी, और ऊपरी सर और वो गायब जिससे मरने वाली की शिनाख्त हो। पुलिस अजीब उलझन में। फिर पुलिस को ये लगा कि ये दोनों लाशों का ताल्लुक, कनेक्शन किसी एक ही कातिल से है, क्योंकि जिस तरीके से लाश को फेंका गया, जिस तरीके से काटा गया, वो लगभग एक ही कातिल की तरफ इशारा कर रहा था। अब पुलिस के सामने चैलेंज, चुनौती ये थी कि सबसे पहले तो इस मरने वाली दोनों महिलाओं के बारे में शिनाख्त करे। अब बिना शक्ल, बिना सूरत के कैसे वो करे? पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई। सबसे पहले पुलिस ने ये कहा कि चलो आसपास के इलाके में, ये पूरे राज्य में, कर्नाटक में, पड़ोसी राज्य में भी ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो गायब हैं, गुम हैं और नहीं मिली हैं। फिर पुलिस ने करीब 10,000 पोस्टर और पम्फलेट छपवाए और उन्होंने पूरे उस इलाके में और आसपास के दूसरे ज़िलों में भी उनको चिपकवा दिया कि ऐसे ऐसे 2 लाशें मिली जिनका चेहरा गायब है, अगर कोई महिला गायब है। और उस लाश के बाद जो भी उसको डॉक्टरों ने देखा, फॉरेंसिक टीम ने, तो अंदाज़ा लगाया कि मरने वाली की उम्र शायद 25 से 35 साल के दरमियान है। तो 25 से 35 साल की महिलाएं अगर कोई गायब हैं हाल के वक्त में, तो वो आगे आए, बताएं। अब पुलिस ने आसपास के तमाम इलाकों में भी छानबीन शुरू की और फिर पूरे स्टेट में, कर्नाटक में पूरे, ऐसे लोगों की लिस्ट मंगाई इस पुलिस स्टेशन के में जो गायब हों, उनके बारे में पता चल सके। अलग अलग, ख़ासतौर पर इन 2 लाशों के केस को सुलझाने के लिए उस वक्त वहाँ पे जो IGP थे, उन्होंने 9 टीमें बनाई और इन 9 टीमों में करीब 45 अफसर और पुलिस वाले शामिल किए गए, मतलब 45। तो 45 पुलिस वाले, 9 अलग अलग टीम, उनका सिर्फ एक काम, इन 2 लाशों की पहेली को सुलझाओ।
आखिर ये लाश किसकी है, मरने वाली कौन है, कातिल कौन है, कत्ल की वजह क्या है। अब ये 9 टीमें पूरे राज्य में अलग अलग ज़िलों में फैल गईं और छोटी छोटी जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू करती। सबसे पहला काम ये था कि 25 से 35 साल की मिसिंग गुमशुदा महिलाओं की, लड़कियों की जानकारी हासिल की जाए। अब इन्होंने अलग अलग जगहों से जो जानकारी हासिल की तो कर्नाटक भर से जो इस इलाके और बाकी चीज़ों को देखकर जो मैच किया तो पता चला कि करीब 1116 महिलाएं जिनकी उम्र 25 से 35 साल के दरमियान है वो गायब हैं और महीनों हो गए। अब 1116 महिलाएं जो गायब हैं उनमें से 2 महिलाओं के बारे में पता करना है कि शायद वो 2 वही हों जिनकी ये लाशें मिली हैं आधी अधूरी। अब पुलिस की टीम 1116 महिलाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। वक्त लगता है, जहाँ जहाँ पे ये गायब थीं उनके घर में पुलिस की टीम जाती है, उनका हुलिया, उनके बारे में, लेकिन बहुत सारे धीरे धीरे करके मैच नहीं करता, क्योंकि कुछ का ये हुआ कि अभी गायब हुई हैं जब लाश बरामद हुई उसके बाद, कुछ का है कि कई महीने से गायब हैं लेकिन लाश की हालत को देखकर ऐसा लगा नहीं कि लाश बहुत पुरानी है। तो ऐसे करते 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 1116 से धीरे धीरे गिनती नीचे आती गई और उसके बाद आखिरकार अब कुछ दर्जन महिलाएं बची। वक्त लग रहा था, 8 जून को लाश बरामद हुई थी, पूरा जुलाई लगभग निकल गया। जुलाई के महीने आते आते आखिरकार एक पुलिस अफसर एक गांव में पहुंचता है, ये बेंगलोर के करीब था। वहां जाकर पता चलता है कि एक महिला इस घर से भी गायब है। उसकी गुमशुदगी की जो तारीख थी वो वही जून के महीने में पहले हफ्ते में, तो पहला मैच किया। अब उन्होंने वहाँ से कुछ तस्वीरें ली उस महिला की, उस घर से, तो पता चला कि जो लाश मिली थी आधी अधूरी उनमें कुछ कपड़े भी थे नीचे पहने हुए। तो उस महिला के घर से जो तस्वीर मिली उसमें जो कपड़े मिले, तस्वीर में जो वो पहने हुई थी और लाश के साथ जो बरामद कपड़े थे जिसको सहेज कर रखा गया था रिकॉर्ड में पुलिस ने, वो कपड़े मैच कर रहे थे। पुलिस को लगा कि ये शायद वही महिला हो सकती है। अब जब ये लगा तो इसके बाद पुलिस ने उसके घर वालों से उस महिला के मोबाइल लिए, मोबाइल नंबर मिला, फिर उसके डिटेल खंगाले। जब डिटेल खंगालना शुरू किया तो पहली कामयाबी ये मिली कि उस महिला के कॉल डिटेल के ज़रिए पता चला कि इस महिला का लास्ट में लोकेशन इसी मांड्या इलाके में भी था। अब मांड्या से ही लाश बरामद हुई थी और मांड्या में उसी वक्त उसी तारीख में उसका लोकेशन। पुलिस को लगा कि ये वही महिला हो सकती है। अब लाश के कपड़े जब बरामद घर वालों को दिखाए तो उन्होंने भी पहचान लिया एक कि हाँ ये हमारे घर की है। अब वो एक महिला थी, तो खैर अब उस महिला के ज़रिए उसका मोबाइल मिला। अब जब ये लगभग यकीन हो गया कि इस महिला की शिनाख्त हो चुकी है, ये उसी जगह से कुछ दूरी पर एक जगह पे रहती थी, पुलिस ने उसके मोबाइल के बाकी डिटेल खंगालने शुरू किए। उसमें बहुत सारे नंबर मिले, पुलिस ने अलग अलग नंबरों पे कॉल किया, उनको सामने वाले को चेक किया। करते करते 3-4 लास्ट में ऐसे नंबर मिले जो पुलिस की नज़र में सस्पेक्ट थे, संदिग्ध थे। और इन्हीं में से एक नंबर था एक शख्स का जिसका नाम था टी सिद्धलिंगप्पा। ये बेंगलुरु का रहने वाला और वहीं ये काम करता था एक फैक्ट्री में जो बेंगलुरु में थी। अब उस महिला के मोबाइल से जो बाकी नंबर थे उन सब के ऊपर पुलिस ने अपनी नज़र रखनी शुरू की और सिद्धलिंगप्पा के ऊपर जब नंबर मिला और उसको फ़ोन किया गया तो फिर पुलिस को सिद्धलिंगप्पा पे कुछ शक हुआ, क्योंकि कत्ल वाले दिन यानी 8 जून और उस महिला के जो कॉल का उस वक्त का और जो लोकेशन दिखा रहा था इसी जगह पे मांड्या में, सिद्धलिंगप्पा का भी वहीं दिखा रहा था उसी वक्त उसी तारीख में। पुलिस को लगा कि यही हो सकता है। इसके बाद सिद्धलिंगप्पा को पुलिस ने उठा लिया। उसे उठाने के बाद उसे अपने साथ ले गई और ये यहाँ पे एक फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें काम करता था सिद्धलिंगप्पा। तो पुलिस उसे उठा कर लाती है। अब उसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर पुलिस उसे सारे सबूत दिखाती है, फ़ोन के डिटेल और ये। तब सिद्धलिंगप्पा अपनी ज़ुबान खोलता है और इसके बाद वो कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिस पे मैंने शुरू में भी कहा कि शायद फिल्म भी बन सकती है, OTT सीरीज़ पे भी इस पे कुछ बन सकता है।
सिद्धलिंगप्पा की पूरी कहानी जो सुनाई, वो कहानी ये थी कि ये बेंगलुरु में रहता था, वहीं काम करता था, और इसी दौरान वहाँ पे कुछ रेड लाइट एरिया में भी जाया करता था। वहीं जाने के दौरान एक दिन इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम था चंद्रलेखा। धीरे धीरे चंद्रलेखा से इसकी दोस्ती हुई और चंद्रलेखा से इसको प्यार हो गया। ऐसी रेड लाइट एरिया में इश्क मोहब्बत की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे उससे जुड़े हुए जुर्म हैं जो मैंने कई बार आपको सुनाए भी हैं। तो अब सिद्धलिंगप्पा को रेड लाइट एरिया में एक सेक्स वर्कर चंद्रलेखा से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे दोनों का प्यार बहुत बढ़ता जाता है और दोनों एक दूसरे से वाकई प्यार करते हैं। थोड़ा वक्त बीतता है, धीरे धीरे अब चंद्रलेखा खुल जाती है। उसे लगता है कि सिद्धलिंगप्पा वाकई उसी के लिए बना है, वो उसको बहुत मानता है, उसका ख्याल रखता है। और चंद्रलेखा भी अपने फिर परिवार के बारे में बताती है। तो सिद्धलिंगप्पा को बड़ा हैरानी होती है कि एक अच्छे परिवार की लड़की, और जिसका कोई फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं इससे पहले किसी का रहा हो कि वो सेक्स वर्कर बनी, तो आखिर चंद्रलेखा सेक्स वर्कर क्यों बनी, क्या मजबूरी थी? चूंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे पे भरोसा करते थे, आखिरकार चंद्रलेखा को जब यकीन हो गया सिद्धलिंगप्पा का, तब उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी, थोड़ी बहुत उसने पढ़ाई की, फिर घर चलाने के लिए उसने सोचा कुछ नौकरी करें, और इस नौकरी की खोज में कुछ महिलाओं से उसकी मुलाकात हुई जो उसके गांव की भी थीं। उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें नौकरी दिलाएंगे। फिर उसे मैसूर और बाकी जगहों पे ले जाया गया, लेकिन नौकरी के बहाने उसको जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया गया। चंद्रलेखा अपनी मर्जी से ये काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन धोखे और साजिश के बीच में वो फंस गई और उसे जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया गया। अब जब एक बार उतार दिया गया तो फिर उसके साथ ये हुआ कि अब तुम वापस तो जा नहीं सकती हो, जाओगी तो फिर राज खोल देंगे, फिर परिवार, गांव, मोहल्ला, बिरादरी क्या कहेगी। इस बेइज्जती से बचने के लिए चंद्रलेखा ने अपने इस राज को छुपा लिया और वो अपना जिस्म फरोशी के ज़रिए जो भी कमाती अपने घर वालों को भेजती। बट घर वालों को मालूम नहीं था कि वो क्या काम करती है। उसने ही बताया था कि छोटी मोटी नौकरी करती है। अब जब ये पूरी कहानी सिद्धलिंगप्पा ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, पहले उसके बारे में शायद पता नहीं उसके कुछ गलत राय भी हो सकती थी, लेकिन उसकी कहानी सुनकर लगा कि सच में ये वैसी ही लड़की है जैसी उसकी ज़रूरत थी, जिससे वो प्यार करता था। ये इस धंधे में अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, धोखे से इसको लाया गया, मजबूरी के नाम पर इसको इस धंधे में धकेला गया। इसके बाद सिद्धलिंगप्पा को चंद्रलेखा से और ज़्यादा प्यार हो गया। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद उसने एक फ़ैसला किया। उसने पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बनाया, तुम्हें एक सेक्स वर्कर बनाया, जिसमें फरोशी के धंधे में उतारा। चंद्रलेखा ने कुल 7 नाम बताए। इन 7 में से 4 महिलाएं थीं और 3 पुरुष। उसने कहा ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, जिन्होंने मुझे नौकरी के नाम पर इस गलीज़ धंधे में उतारा। सिद्धलिंगप्पा ने कहा ठीक है। इसके बाद उसने कहा कि अब मैं करूँगा जो मुझे करना है। मई का महीना था, ये सारी बातें अप्रैल एंड तक की है। इसी अप्रैल मई का महीना आया। मई के महीने में सिद्धलिंगप्पा बेंगलुरु में था। बेंगलुरु में उसे मालूम था, उसने 7 लोगों के सारे लिस्ट, नाम, पते ले लिए थे। उनमें एक महिला थी जो खुद एक सेक्स वर्कर थी, और वो पहली महिला थी जो एक तरह से चंद्रलेखा की विलेन थी, जिसने उसे जबरन इस धंधे में उतारा था। तो उस वक्त वो बेंगलुरु में थी अपने उसी धंधे के लिए। सिद्धलिंगप्पा ने उसको कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद एक जगह बुलाया, सुनसान जगह पर। उसके बाद गला घोंट कर उसे मार डाला। मारने के बाद उसने उसके लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बेंगलोर के बाहर अलग अलग जगहों पे फेंक दिया। ये पहला कत्ल था। 7 लिस्ट में 1 ख़त्म, अब 6 बाकी। इसके बाद मई का मंथ ख़त्म होने वाला था, 30 मई। अब वो बेंगलुरु से मांड्या आ गया, क्योंकि अब उसके बाकी शिकार मांड्या में मिलने वाले थे। मांड्या में इसने चंद्रलेखा के साथ
चंद्रलेखा के एक जानने वाले के ज़रिए एक किराए का घर लिया और उस घर में चंद्रलेखा और ये दोनों रहने लगे। 30 मई को इसने चंद्रलेखा की दूसरी गुनहगार महिला को अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसने उसका भी गला घोटा, उसके लाश के 2 टुकड़े किए और उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर चंद्रलेखा को पीछे बिठाकर वो ले गया और उसने ले जाकर वहाँ पे एक बेटनहल्ली नदी है मांड्या में, बाइक से ले जाकर उन लाश के टुकड़ों को वहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग फेंक दिया। वापस घर आया। 1 हफ्ता बीता। अब लिस्ट में से तीसरा नाम निकलता है एक और महिला का, 8 जून 2022। फिर वो उस महिला को कांटेक्ट करता है, अपने घर बुलाता है। घर बुलाने के बाद सेम वैसे ही तरीके से गला घोंटता है, फिर लाश के टुकड़े करता है, बाइक पर बैठता है, रात को चंद्रलेखा को पीछे बैठाता है और ले जाकर टुकड़ों को जो पहली लाश फेंकी थी उससे 25 किलोमीटर दूर दूसरी जगह फेंक देता है और फिर वापस आ जाता है। अब ये जब सारी कहानी उसने सुनाई तो पुलिस ये थी कि 2 कत्ल की पहली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, जो मांड्या में मिली थी 25 किलोमीटर के दायरे में 2 आधी अधूरी लाश। लेकिन सिद्धलिंगप्पा ने तीसरे कत्ल की भी कहानी सुना दी थी, वो बेंगलुरु में जो किया। अब यहाँ की पुलिस ने बेंगलुरु के पुलिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसके बाद उस लाश के कुछ टुकड़े भी मिले, तो ये तय हो गया कि ये कत्ल किया था। तो अब 3 कत्ल का मामला हो चुका था। पुलिस ने इसी महीने अगस्त में ही गिरफ्तार किया, फर्स्ट वीक में, सिद्धलिंगप्पा को बेंगलुरु से, उसके घर से। जब इसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि तुमने जो कत्ल करनी थी उसमें 7 लोगों की लिस्ट थी। उसने कहा नहीं, मुझे 8 कत्ल करने थे। अब पुलिस भी चौंक उठी, क्यों? और ये देखिए इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट क्या कहें, एक इत्तेफाक, कि जिस दिन इसी महीने पहले हफ्ते में पुलिस ने सिद्धलिंगप्पा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, उस दिन या उसके नेक्स्ट डे चौथा कत्ल होना था और सिद्धलिंगप्पा को ये चौथा कत्ल करना था। लेकिन लिस्ट थी 7 की। चंद्रलेखा ने जो अपने गुनहगारों के नाम बताए थे वो 7 थे जिन्होंने उसको जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा। लेकिन 8वां नाम खुद सिद्धलिंगप्पा ने जोड़ दिया था। और जानते हैं 8वां नाम किसका था? खुद चंद्रलेखा का। उसकी वजह क्या थी? 3 कत्ल करने के बाद वक्त बीता, पुलिस सिद्धलिंगप्पा तक पहुंच नहीं पाई। पहला कत्ल करने के बाद वो डरा हुआ था, लेकिन एक तरफ डर था कि पकड़े जाएंगे, दूसरी तरफ इश्क का बुखार था कि ये सब अपनी प्रेमिका, अपनी माशूका के लिए कर रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद की, उन्हें जीने का कोई हक नहीं उन लोगों को। दूसरे कत्ल के बाद उसका थोड़ा हौसला और खुला कि पहले कत्ल का अभी तक राज नहीं खुला है। फिर तीसरे कत्ल के बाद उसे लगा कि शायद वो पकड़ा नहीं जाएगा जिस होशियारी से वो कत्ल कर रहा है। 4 कत्ल लिस्ट के हिसाब से उसे और करने थे, 7 पूरी हो जाती, लेकिन 8वां उसने ऐन वक्त पे जोड़ा। तीसरे कत्ल के बाद उसे लगा कि अब वो एक परफेक्ट सीरियल किलर है, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। उसने ऐसे कई सीरियल किलिंग की कहानी सुनी थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसके साथ एक चंद्रलेखा, उसकी अपनी माशूक भी है, प्रेमिका। अगर वो कभी पकड़ा गया तो सिर्फ चंद्रलेखा की वजह से पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो शायद अपना मुंह ना खोले, चंद्रलेखा खोल देगी। चंद्रलेखा हो सकता है किसी को बता दे, और जिस तरीके से उन्होंने जिन लोगों का कत्ल हो रहा वो कभी ना कभी चंद्रलेखा के इर्द गिर्द थे या उसको इस पेशे में लाने के जिम्मेदार थे, तो ये शक भी हो सकता है पुलिस तक, और पुलिस चंद्रलेखा तक पहुंचोगी तो चंद्रलेखा मेरा नाम बता देगी। ये बात उसके दिमाग में अचानक आई तीसरे कत्ल के बाद, और उसे लगा कि इस पूरी साजिश की सबसे कमज़ोर कड़ी चंद्रलेखा है। अगर चंद्रलेखा जिंदा रही तो उसका राज खुल जाएगा, आज नहीं तो कल। और इसीलिए अगर वो चंद्रलेखा को मार दे तो इन सारे गुनाहों का इकलौता राजदार वो खुद रहेगा। उसके अलावा इस सच्चाई के बारे में किसी और को पता ही नहीं चलेगा। इसी के बाद उसने तय किया कि 7 नहीं 8 कत्ल करने। और नसीब देखिए कि जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन या उसके अगले ही दिन चंद्रलेखा की बारी थी। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर चंद्रलेखा की ज़िंदगी बचा ली। न सिर्फ चंद्रलेखा की, बल्कि इसके अलावा 4 और कत्ल होने से भी रोक दिए। फिलहाल सिद्धलिंगप्पा
पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन साथ में चंद्रलेखा भी पुलिस की कस्टडी में है। बेशक सिद्धलिंगप्पा से उसकी जान बच गई, लेकिन कानून से वो नहीं बच पाई। उसकी वजह यह है कि जो 2-3 कत्ल हुए, उन 3 कत्ल में चंद्रलेखा की रजामंदी भी थी और इस कत्ल में वो शामिल भी थी। कत्ल के बाद लाश को छुपाने की साजिश में भी वो शामिल थी, इसीलिए उसके ऊपर भी ये सारे जो धाराएं हैं वो लगाई गई। तो बेशक चंद्रलेखा भी जिंदा है, लेकिन कानून की नज़र में वो भी एक मुजरिम है और इसीलिए उसे भी गिरफ्तार किया गया है। ये कर्नाटक के हालिया कायदे से देखें तो सबसे नए सीरियल किलर की कहानी थी, जिसने अपने इश्क, अपनी माशूक के लिए 3 कत्ल किए, 5 कत्ल और करने थे। लेकिन जिनके लिए सबसे अफसोस की बात यह है कि जिस इश्क और जिस प्यार के लिए वो ये सारे कत्ल कर रहा था, जब अपनी बारी आई कि वो पकड़ा जाएगा, तब उसने खुद ही तय कर लिया कि वो उस प्यार की भी बलि चढ़ा देगा और उसको भी मार डालेगा, लेकिन वो बच गई। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला आज का। कोमल का आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कोमल। और ये महेंद्र पुरबिया जी की सिस्टर हैं। साथ ही अंकुर सैनी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकुर साहब। और नेहा सैनी जी ने भेजा, उनके हस्बैंड हैं। इसके अलावा विदुषी श्रेया, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विदुषी। और विवेक शेखर ने भेजा है। गौरव मुदगल का भी जन्मदिन है, बल्कि कल था 7 को, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गौरव साहब। इसके अलावा असम, ASSAM नाम पहली बार मैंने सुना है, क्योंकि एक असम तो हम जानते हैं, लेकिन ये असम है या असम है, बट जो भी है अच्छा नाम है। तो असम का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे असम। और वीरेंद्र कुमार वर्मा जी ने भेजा है। साथ ही शौर्य रविंद्र दलभंजन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शौर्य। और डॉक्टर पुरुषोत्तम दलभंजन जी ने भेजा है। प्रवीण कुमार सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रवीण। इसके अलावा पूजा जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और ये हरि नारायण दुबे, बल्कि पूजा जी का जन्मदिन एक्चुअली पहले था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और हरि नारायण दुबे जी ने भेजा है, ये एयरफोर्स में फाइटर पायलट हैं। तो आप तमाम लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और बहुत सारे लोगों के बीच में, चूँकि मैं छुट्टी पे था तो माफ़ी चाहता हूँ, निकल गए। लेकिन जिन जिन लोगों के भी इस बीच में लास्ट ट्यूसडे से लेकर आज तक जन्मदिन था या एनिवर्सरी थी, आप तमाम लोगों को दिल से वाकई बधाई, शुभकामनाएँ। आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा नरेश कुमार जी ने एक कहानी की फरमाइश की है, साथ में तो बहुत सारे लोग हैं। सचिदानंद मिश्रा आज़ाद, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। उत्तर प्रधान साहब, मनोज लुखार, मुदस्सिर आलम, इसके अलावा धीरज रे, दीप मोरंग, शशि वशिष्ठ, सतेंद्र निगम, रवि कुमार, अविनाश सायारे, रोशन, नेहा नसर, मनदीप कौर। इसके अलावा मनदीप कौर जी ने जिस कहानी की फरमाइश की वो मैं सुना चुका हूँ, आपको लिस्ट बता दूंगा मनदीप जी। मोहित मोदी, इसके अलावा खलीकुर रहमान, देवेश सक्सेना, नवनीत रे, अशोक कुमार, महेश सरकार, अजय कुमार, विक्रम मिश्रा, सत्यम यूकी, कुलदीप उपाध्याय, आफ्ताब आलम, आकिब जावेद, ज़ुबैर अंसारी, पवन कश्यप, सुषमा लिमे, उर्मी सिंह, अकरम किरमानी, अमित मेहता। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहानी की फरमाइश की। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कहाँ हूँ, कैसा हूँ, तबीयत ठीक है कि नहीं। तो फिर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और दूसरी बात ये आपको बताया कि मेरी गैर हाज़िरी पिछले 1 हफ्ते से कहानी न सुनाने के पीछे की वजह भी आपको बताई कि फैमिली में कोई बीमार था, इसलिए मैं ज़रा तीमारदारी में लगा हुआ था। अब सब कुछ ठीक है, तो अब कहानी का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात कल ज़रूर होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।